सिर्फ एक गलती ने मानवता के विनाश का रास्ता खोल दिया। एजेंसियों ने इसे सामूहिक विनाश का हथियार घोषित कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि जीन्स से छेड़छाड़ दुनिया को खत्म कर सकती है। इसके बावजूद एक प्राइवेट कंपनी ने इस जेनेटिक एडिटिंग के प्रयोग को स्पेस में जारी रखा, पर वहां एक ऐसी गड़बड़ी हुई जिसने एक छोटे से चूहे को विकराल रूप दे दिया। उस चूहे ने पूरे क्रू को मार डाला। स्पेस क्राफ्ट किसी भी वक्त फट सकता था। इकलौती बची डॉक्टर एस्केप कैप्सूल की ओर भागी, लेकिन उसे बाहर निकलने नहीं दिया गया। कंपनी की तरफ से आदेश मिला कि जब तक वह सैंपल के सारे कैंस नहीं लाती, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। मजबूरन डॉक्टर लैब में पहुंची और सैंपल इकट्ठा करने लगी। तभी वह विकराल चूहा डॉक्टर का शिकार करने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा। किसी तरह डॉक्टर सैंपल लेकर स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकली और सही समय पर कैप्सूल का दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि इस बीच चूहे के नाखूनों ने कैप्सूल की खिड़की पर गहरे निशान डाल दिए। डॉक्टर इस मुश्किल से निकल तो गई, लेकिन तभी खिड़की का कांच टूटा और पूरा कैप्सूल आग के गोले में तब्दील होकर मलबे में बदल गया। दूसरी तरफ बंदरों पर रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक डेविस अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी ले जा रहा था। सब हंसी मजाक करते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन डेविस ने इसे गोरिल्ला का इलाका समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस जू में कई गोरिल्ला थे जिन्हें डेविस पहले ही ट्रेन कर चुका था, लेकिन एक गोरिल्ला नया था, पावोज। जैसे ही उसने डेविस और स्टूडेंट्स को देखा, जोर जोर से गुर्राने लगा। डेविस उसे शांत कराने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे एक विशाल सफेद गोरिल्ला नजर आया। कॉनर डर से कांप उठा। डेविस बार बार कह रहा था, भागना मत, लेकिन कॉनर गया। उसका नाम था जॉर्ज, जिसका डेविस के साथ एक अलग ही रिश्ता था। वे इशारों में बात करते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हंसी मजाक के बीच ही डेविस ने जॉर्ज से अनुरोध किया कि वह पावो को अपना ले। बेचारे के परिवार को शिकारियों ने मार डाला था। आखिरकार जॉर्ज मान गया और उसने तय किया कि अब से वह पावो की रक्षा करेगा। उसी रात सन्नाटे को चीरते हुए एक एयरक्राफ्ट कैप्सूल का मलबा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के पास आ गया। जॉर्ज वहां पहुंचा तो देखा सिर्फ एक छोटे से कैन के गिरने से ही जमीन में गहरा गड्ढा बन गया था। जैसे ही उसने उस कैन को छुआ, उससे निकल रही गैस उसके अंदर चली गई। इसी दौरान दूसरा कैन भेड़ियों के इलाके में गिरा और तीसरा तालाब में जा गिरा। ये वही खतरनाक सैंपल था जिसके असर से एक छोटा सा चूहा भी विकराल रूप ले चुका था। भेड़ियों के इलाके में एक भेड़िए ने उस गैस को सूंघ लिया। इधर तालाब में एक मगरमच्छ ने पूरा कैन ही निगल लिया। अगली सुबह डेविस घबराहट में जल्दी जल्दी जू पहुंचा। जॉर्ज ने पावो को मार डाला था और गुफा के अंदर बैठा अजीब तरीके से गुर्रा रहा था। तभी डेविस ने एक और चौंकाने वाली बात नोटिस की। जॉर्ज का आकार सिर्फ एक रात में ही काफी बड़ा हो चुका था। उसी वक्त रेडियो पर कॉनर का मैसेज आया। उसे गोरिल्ला एरिया में कुछ बेहद अजीब चीज मिली थी। उस कैन के रास्ते में आने वाले हर पेड़ गिर चुके थे और आसपास की मिट्टी तक जल चुकी थी। डेविस ने सावधानी से उस कैन को उठाया, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। कहानी हमें एक लालची कंपनी एनर्जेन के हेडक्वार्टर में ले जाती है। यही वह कंपनी थी जिसने क्रिस्पर तकनीक की मदद से स्पेस में प्रोजेक्ट रैम्पेज पर काम किया था, ताकि इसे एक खतरनाक जैविक हथियार के रूप में बेचा जा सके। इस कंपनी को भाई बहन क्लेयर वाइडेन और ब्रेट वाइडेन चलाते थे। क्लेयर को यकीन था रैम्पेज अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि विस्फोट से ठीक पहले डॉक्टर एटकिंस पैथोजन कैंस लेकर निकल चुकी थी। ये कैंस इतने मजबूत थे कि किसी भी धमाके को सह सकते थे। खबर भी आ रही थी कि सदर्न व्योमिंग में एक उल्कापिंड को गिरते हुए देखा गया है, मतलब वे पैथोजन कैंस हो सकते हैं। उसी पल क्लेयर ने अपनी पूरी फौज को पैथोजन कैंस ढूंढने के लिए व्योमिंग रवाना कर दिया। उस टीम का लीडर था बर्क। इधर एनर्जी ने कंपनी की एक पूर्व कर्मचारी को एक बड़ी खबर मिली। ब्रेट वाइडेन रिपोर्टरों को बता रहा था कि उनके स्पेस मिशन का पूरा क्रू खत्म हो चुका है। खबर यह भी थी कि विस्फोट के बाद स्पेस क्राफ्ट का मलबा सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के पास गिरा था। ये सुनते ही डॉक्टर केट काल्डवेल तुरंत वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के लिए निकल पड़ी। उधर बर्क और उसकी फौज उस जगह तक पहुंच गए जहां एक केन गिरा था, लेकिन कैन बुरी तरह डैमेज हो चुका था। आसपास का मंजर और भी खौफनाक था। वहां के सारे भेड़िए मारे जा चुके थे। ये देखकर क्लेयर तुरंत समझ गई किसी एक भेड़िए ने उस सैंपल को ले लिया है। अब क्लेयर को वो भेड़िया चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बर्क ने हामी भरी और बिना वक्त गंवाए उस खतरनाक भेड़िए का शिकार करने निकल पड़ा। दूसरी तरफ डेविस ने उस केन के बारे में सच जानने के लिए हर संभव मदद जुटानी शुरू कर दी। वहां डॉक्टर केट काल्डवेल पहले से मौजूद थी। उसने डेविस को बताया कि वह एनर्जी ने कंपनी में एक जेनेटिसिस्ट है। ये केन दरअसल उसका ही रिसर्च सैंपल है और उसे हर हाल में वापस चाहिए। लेकिन डेविस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने साफ शब्दों में कह दिया, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि इस सैंपल ने मेरे गोरिल्ला के साथ क्या किया है, मैं इसे तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इस बीच जॉर्ज की भूख बेकाबू होती जा रही थी। आखिरकार केट ने डेविस को क्रिस्पर तकनीक का सच बताया कि कैसे अलग अलग जीवों के सबसे शक्तिशाली जीन्स को मिला
मिलाकर एक ऐसा सुपर जेनेटिक जीव तैयार किया जा सकता है जिसकी ताकत का कल्पना करना भी मुश्किल है। तभी जॉर्ज भूख और शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से अपना आपा खो बैठा। इससे पहले कि डेविस उसे शांत कर पाता, जॉर्ज ने पिंजरे की मजबूत सलाखों को तिनके की तरह सैंक्चुअरी के अंदर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते जॉर्ज ने जू की दीवार के उस पार छलांग लगा दी, एक कार को खिलौने की तरह मसल डाला। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचते ही जॉर्ज पर अपनी बंदूकें तान दी। डेविस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने जॉर्ज पर ट्रैंक्विलाइजर गन से गोलियों की बौछार कर दी। दवा का असर होते ही जॉर्ज निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ बर्क की टीम को जंगल में विशालकाय पैरों के निशान मिले। तभी अचानक झाड़ियों में आहट हुई। सबने तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले ली, लेकिन वो सिर्फ हिरणों का झुंड था जो जान बचाकर भाग रहा था किसी खौफनाक चीज से। अगले ही पल वो सामने आ गया, एक विशालकाय भेड़िया जिसने पलक झपकते ही एक सोल्जर को दबोच लिया। टीम ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बर्क हैरान रह गया। उस भेड़िए का आकार किसी दैत्य जैसा और रफ्तार बिल्कुल चीते जैसी थी। उधर क्लेयर और ब्रिट ये सब लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे। क्लेयर तुरंत समझ गई, अब उस भेड़िए पर उनके फॉर्मूले का असर पूरी तरह हो चुका है, उसे मारा नहीं जा सकता। और हुआ भी वैसा ही। बर्क के साथी एक एक करके उसका शिकार बनते गए। आखिर में बर्क का आमना सामना उस भेड़िए से हुआ। उसने गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं। डर के मारे बर्क भागा और पायलट से मदद मांगी। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही भेड़िए पर गोलियों की बारिश होने लगी, लेकिन अगले ही पल भेड़िए ने चीते की तरह छलांग लगाई और सीधे हवा में उछलकर गनर को ही दबोच लिया। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर पहाड़ से टकरा गया। उस धमाके के साथ ही पायलट का अंत हो गया। रही बात बर्क की, तो वो भी भेड़िए का निवाला बन गया। इधर डेविस का डॉक्टर केट कार्डवेल के साथ पाया जाना FBI के मन में शक पैदा कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि गोरिल्ला पर हुआ यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट उन दोनों की मिली भगत का नतीजा है। उन दोनों को भी बंदी बना लिया गया और बेहोश जॉर्ज के साथ उसी मिलिट्री कार्गो प्लेन में डाल दिया गया। तभी डेविस की नजर जॉर्ज के उन जख्मों पर पड़ी जो पिंजरा तोड़ते वक्त उसे लगे थे। वहां अब सिर्फ मामूली खरोंच के निशान बचे थे। उनकी बातचीत के बीच ही एजेंट रसेल दोनों की फाइलों के साथ वहां आ पहुंचा। डेविस का अतीत किसी उलझी हुई पहेली जैसा था। वह एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का फौजी था जिसके ज्यादातर मिशन टॉप सीक्रेट रखे गए थे। उन्हें उस 30 फुट के भेड़िए के बारे में भी खबर मिल चुकी थी। रही बात डॉक्टर केट कार्डवेल की, तो 2 साल पहले उसे एनर्जी ने से एक हार्ड ड्राइव चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस चोरी की वजह से 9 महीने जेल की सलाखों के पीछे भी बिताने पड़े थे। ये जानकर डेविस सन्न रह गया। दूसरी तरफ क्लेयर और ब्रेड को खबर मिल चुकी थी कि विशाल गोरिल्ला को मिलिट्री प्लेन के जरिए ले जाया जा रहा है। डॉक्टर केट कार्डवेल को साथ देखकर वे फौरन समझ गए कि वह अपना पुराना हिसाब चुकता करने और उनके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। हकीकत तो यह थी कि क्लेयर ने ही केट के भाई को मरवाकर केट को जेल भिजवाया था। अब जाकर क्लेयर को अफसोस हो रहा था कि उसने उस वक्त केट को भी उसके भाई के साथ ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। क्लेयर ने उन जीवों को अपने पास खींचने का पुख्ता इंतजाम भी कर लिया था। उनके DNA में ऐसे बदलाव किए गए थे कि वे एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की तरफ खींचे चले आएंगे। वे जानते थे कि गोरिल्ला प्लेन के अंदर है और इस सिग्नल तक पहुंचने की व्याकुलता में वह पूरे प्लेन को तहस नहस कर देगा। क्लेयर का प्लान सिंपल था कि आर्मी उसे मार देगी और वे आसानी से उसका कीमती DNA सैंपल हासिल कर लेंगे। वो बिना देर की सिग्नल चालू कर देती है। उधर वह विशाल भेड़िया एक मुसाफिर बस पर हमला कर लोगों को अपना निवाला बना रहा था। जैसे ही उसे वो रेडियो सिग्नल मिली, वह उस फ्रीक्वेंसी को खत्म करने के लिए पागलों की तरह निकल पड़ा। उसके शरीर में ब्लू व्हेल का DNA भी था, जिसकी मदद से वह पानी के रास्ते अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अचानक जॉर्ज जाग उठा और एक झटके में उसने लोहे के पिंजरे को तिनके की तरह तोड़ दिया। एजेंट रसेल ने शूट एट साइट का आदेश दे दिया। भारी भरकम जॉर्ज की हलचल से प्लेन हवा में डगमगाने लगा। सैनिकों ने उस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन क्रिस्पर के असर से उसकी खाल किसी कछुए के कवच की तरह मोटी और अभेद्य हो चुकी थी। सैकड़ों गोलियां भी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकी। जॉर्ज किसी खूंखार शिकारी की तरह सैनिकों को चींटियों की तरह कुचलता जा रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच डेविस ने खुद को आजाद किया और फौरन ट्रैंक्विलाइजर गन रिलोड करने लगा। तभी रसेल की गन खाली हो गई और वह सीधे जॉर्ज के खूनी पंजों के नीचे आ गया। डेविस की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जॉर्ज को बेहोश कर दिया तो ये सैनिक उसे मार डालेंगे। तभी पीछे से एक सैनिक ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। गुस्से से पागल जॉर्ज ने उस सैनिक को दबोच लिया, लेकिन इस गोलाबारी में एक गोली सीधे पायलट को जा लगी और कई गोलियां इंजन में घुस गईं। विमान बेकाबू हो गया और आग के गोले में तब्दील होकर तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। अब डेविस के सामने दोहरी चुनौती थी, बेकाबू जॉर्ज के कहर से बचना और विमान के जमीन से टकराने से पहले सुरक्षित बाहर निकलना। डेविस ने फुर्ती दिखाई और भारी भरकम माल ढोने वाला एक वाहन जॉर्ज के ऊपर गिरा दिया, जिससे कुछ पलों के लिए उसकी रफ्तार थम गई। इसी बीच केट ने अपना पैराशूट पहना और तेजी से जलते हुए विमान से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन डेविस रसेल को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसने बेहोश रसेल की ओर झपट्टा मारा, उसे पैराशूट पहनाया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे साथ लिए प्लेन से कूद गया। हवा के तेज थपेड़ों के बीच जब रसेल की आंख खुली तो खुद को आसमान से गिरता देख उसकी हालत खराब हो गई। कुछ ही पलों में विमान एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। जमीन पर उतरने के बाद तीनों ने उस मलबे और पूरे क्रैश एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां जॉर्ज की लाश का नामो निशान तक नहीं था।
अपनी जान बचाने के लिए रसेल ने डेविस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके मन में उन लोगों के लिए कोई दया नहीं थी जिन्होंने ऐसे खूंखार राक्षसों को जन्म दिया था। आखिरकार केट ने बिना कुछ छिपाए रसेल को पूरी सच्चाई बता दी। अगले ही पल रसेल के आदेश पर FBI की एक स्पेशल टीम को एनर्जी ने कंपनी की छानबीन के लिए भेज दिया गया। इस केस को एजेंट पार्क लीड कर रहे थे। कंपनी की मालकिन क्लेयर वाइडेन इन सभी अवैध प्रयोगों का सारा ठीकरा डॉक्टर केट कार्डवेल के सिर पर उसने झूठ बोला कि केट ने कंपनी की नाक के नीचे छिपकर ये सब किया और उनको अंधेरे में रखा। उधर डेविस जॉर्ज की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान था। उसने केट को बताया कि कैसे बचपन में बेरहम शिकारियों ने नन्हे जॉर्ज के पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिया था। खुशकिस्मती से उस वक्त डेविस और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने उन शिकारियों को मारकर जॉर्ज की जान बचाई। डेविस के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि इंसानों द्वारा इतनी बेरहमी झेलने के बावजूद जॉर्ज ने फिर भी डेविस पर भरोसा करना सीखा था। लेकिन डेविस के मन में केट के प्रति जो नफरत पैदा हुई थी वह पूरी तरह सही नहीं थी। केट ने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका एकमात्र सपना विलुप्त होने वाले जानवरों को बचाना था और इसी नेक मकसद के लिए उसने क्रिस्पर तकनीक का सहारा लिया था। पर उसी दौरान उसका भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन केट को अटूट विश्वास था कि वह अपनी तकनीक से उसे बचा लेगी। इसी उम्मीद में उसने एनर्जी ने ज्वाइन की। वहां उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए जितने भी सैंपल्स तैयार किए, क्लेयर वाइडेन ने धोखे से उनका इस्तेमाल खतरनाक जैविक हथियार बनाने में कर लिया। जैसे ही केट को इस खौफनाक साजिश का पता चला, उसने उन सैंपल्स को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ी गई। केट के जेल जाने के महज 1 महीने बाद ही उसके भाई ने दम तोड़ दिया। अब केट का मिशन सिर्फ एक था, एनर्जी ने के इस काले साम्राज्य को खत्म करना, ताकि कोई और मासूम इसकी भेंट न चढ़े। उसकी सच्चाई जानने के बाद डेविस का दिल पिघल गया। जल्द ही बचाव दल उन्हें स्कॉट एयर फोर्स बेस ले आया, जहां कर्नल ब्लैक पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि विशाल गोरिल्ला और भेड़िया सीधे शिकागो की ओर बढ़ रहे हैं। रसेल ने केट और डेविस का परिचय कराया। केट ने तुरंत चेतावनी दी कि शायद एनर्जी ने एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेज रहा है जो इन जानवरों को अपनी ओर खींच रहा है। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाएगी। डेविस ने भी साफ कहा, उन्हें हथियारों से रोकना नामुमकिन है, शहर खाली करवाना ही होगा। लेकिन कर्नल ब्लैक उनकी बात नहीं सुनते। उन्हें अपने जवानों और मिसाइलों पर पूरा भरोसा था। जैसे ही FBI का आदेश पहुंचा, बिना किसी देरी के केट और डेविस को हिरासत में ले लिया गया। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अगर शिकागो को तबाही से बचाना है तो R-19 का डोज ही उन जानवरों को काबू करने का एकमात्र रास्ता है। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने मौका पाकर सैनिकों को छकाया और उन्हें बेहोश कर वहां से भाग निकले। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती एक हेलीकॉप्टर की तलाश थी जो उन्हें समय रहते शिकागो पहुंचा सके। मिलिट्री के कड़ी सुरक्षा वाले हेलीकॉप्टर चुराना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने अस्पताल के एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को चुराने का फैसला किया। उन्हें एक खाली हेलीकॉप्टर मिल गया। इससे पहले कि डेविस उसका दरवाजा तोड़ता, एजेंट रसेल वहां पहुंच गया। केट ने रसेल को समझाने की कोशिश की कि आर्मी की ताकत उन राक्षसों के सामने बेकार है। उन्हें सिर्फ एनर्जिन में मौजूद R-19 एंटीडोट से ही रोका जा सकता है। रसेल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और नियम तोड़कर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने न केवल उन्हें जाने दिया, बल्कि खुद हेलीकॉप्टर की चाबी उनके हाथ में थमा दी। उसकी बस एक ही शर्त थी कि वे हर पल उसके संपर्क में रहेंगे और उसे पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तभी सेना ने बिना वक्त गंवाए उन दोनों विशाल जीवों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमला इतना जोरदार था कि कर्नल को लगा सब खत्म हो गया। लेकिन असलियत जानने के लिए जब कैप्टन एवंस अपनी बटालियन के साथ मौके पर उतरे तो वहां कोई लाश नहीं मिली। तभी अचानक धुएं के बीच से उन दोनों राक्षसों ने हमला बोल दिया। पल भर में कैप्टन एवंस की पूरी यूनिट खत्म हो गई और हेडक्वार्टर से उनका रेडियो संपर्क टूट गया। गुस्से और हताशा में कर्नल ब्लैक ने स्पेशल बम गिराने का आखिरी फैसला सुना दिया। पूरे शिकागो को तुरंत खाली करने का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रसेल ने फौरन डेविस को आगाह किया कि उनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि सेना शहर पर बम गिराने की तैयारी कर रही है। लेकिन नीचे सड़कों पर मची भगदड़ और लोगों के हुजूम को देखकर लग नहीं रहा था कि वक्त रहते शहर खाली हो पाएगा। तभी डेविस की आंखों के सामने एक उड़ती हुई कार बिल्डिंग से जा टकराई। जॉर्ज और वह भेड़िया, जिसका नाम लोगों ने राल्फ रख दिया था, शहर में दाखिल हो चुके थे। उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जुनून में वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे थे। जब एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने उनके करीब जाकर फायरिंग की कोशिश की तो राल्फ ने छलांग लगाकर उसे हवा में ही अपने जबड़ों से दबोच लिया। वही जॉर्ज ने एक कार फेंक कर दूसरे हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच एक मासूम कुत्ता बेखौफ होकर उस विशाल भेड़िए पर भौंक रहा था। लेकिन जैसे ही राल्फ ने पलटकर भयानक गर्जना की, वो दुम दबाकर भाग निकला। अब सेना ने दूरी बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख डेविस सन्न रह गया। उस भेड़िए ने अपनी पीठ के नुकीले बालों को, जो अब लोहे की कीलों की तरह सख्त हो चुके थे, किसी गन की बुलेट की तरह हेलीकॉप्टर पर दाग दिया। उसके एक ही वार से मिलिट्री हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। उन दोनों दरिंदों को रोकना नामुमकिन लग रहा था, जबकि शहर की आधी आबादी अब भी अपनी जान बचा
बचाने के लिए फंसी हुई थी। तभी एक और भयानक आफत के आने की खबर मिली। वह विशालकाय मगरमच्छ जिसने पैथोजन केन को निगल लिया था, शिकागो के तट तक पहुंच चुका था। शहर में दाखिल होते ही उसने उस शिप को तहस नहस कर दिया जिस पर हजारों लोग सवार होकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल ब्लैक ने अपनी पूरी ताकत उस तीसरे राक्षस पर झोंक दी जिसका नाम लीजी रखा गया था। लीजी पर गोलियों की बौछार कर दी गई और रॉकेट लॉन्चर दागे गए, लेकिन उसकी खाल किसी अभेद्य चट्टान से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी। लीजी ने अपने एक ही पंजे के प्रहार से दर्जनों सैनिकों को मसल डाला। इतना ही नहीं, उसने हवा में उड़ते एक लड़ाकू विमान को अपने जबड़ों में दबोच लिया। इधर जॉर्ज और राल्फ अलग ही कोहराम मचा रहे थे। पूरी आर्मी को बेबस और नाकाम होता देख डेविस ने बिना देर किए अपना हेलीकॉप्टर एनर्जियन की बिल्डिंग की ओर मोड़ दिया ताकि समय रहते एंटीडोट हासिल कर सके। उधर बेकाबू तबाही को देख गुस्से में चूर कर्नल ब्लैक ने शिकागो पर बम गिराने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। आदेश मिलते ही B-2 बॉम्बर विमान अपने टारगेट को हिट करने के लिए उड़ान भर ली। इसी बीच एजेंट रसेल को एनर्जीन के सर्वर लिस्ट की एक बेहद गोपनीय जानकारी हाथ लगी। लिस्ट में एक ऐसा गुप्त सर्वर था जिसे केवल क्लेयर वाइडेन और ब्रेट वाइडेन ही खोल सकते थे। दरअसल ये वही सर्वर था जिसका इस्तेमाल क्लेयर अंतरिक्ष में मौजूद एथेना एक स्टेशन से संपर्क साधने के लिए करती थी। इस अहम सुराग की हकीकत जानने के लिए रसेल बिना वक्त गंवाए तुरंत शिकागो के लिए रवाना हो गया। डेविस और केट एनर्जीने की बिल्डिंग पहुंच चुके थे। तभी रसेल का एक खौफनाक संदेश मिला, आधे घंटे में शहर पर बॉम्बिंग होने वाला है। केट ने किसी तरह लैब से R19 एंटीडोट ढूंढ निकाला। उसने अभी कुछ डोज निकाले ही थे कि तभी क्लेयर और उसका भाई ब्रेट वहां आ धमके। बंदूक की नोक पर उन्होंने केट से एंटीडोट छीन लिए और डेविस पर गोली चला दी। क्लेयर ने केट को बंदी बना लिया क्योंकि उसके लिए केट अब उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का एकमात्र जरिया थी। वे केट को लेकर बिल्डिंग की छत की ओर भागे जहां उनका हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जॉर्ज, लीजी और राल्फ ने बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। जॉर्ज की भयानक गर्जना सुनते ही डरपोक ब्रेट वहां से भाग और क्लेयर भी अपनी जान बचाने के लिए हेलीपैड से नीचे उतर गई। गुस्से में पागल जॉर्ज ने हेलीकॉप्टर के पायलट को दबोचकर हवा में उछाल दिया। अनियंत्रित हेलीकॉप्टर केट के ऊपर ही गिरने वाला था कि तभी डेविस ने ऐन वक्त पर आकर उसकी जान बचाई। केट ने एक एंटीडोट छिपा लिया था जिसे वह जॉर्ज को खिलाकर वापस होश में ला सकते थे। इसके लिए केट ने क्लेयर का ही इस्तेमाल किया। उसने क्लेयर को दबोचा और वह एंटीडोट उसके हाथ में थमाकर उसे सीधे जॉर्ज के सामने धकेल दिया। जॉर्ज ने एंटीडोट्स गोल गोल गोते खाते हुए किसी पैराशूट की तरह जमीन पर सुरक्षित आ गिरा। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से दोनों की जान बच गई। तभी धूल और मलबे के गुबार से जॉर्ज बाहर निकल आया। एंटीडोट अपना असर दिखा चुका था। डेविस को देखते ही उसने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इशारा किया कि डेविस काफी गंदा दिख रहा है। इसी नोक झोंक के बीच राल्फ और लिजी भी मलबे को चीरते हुए बाहर आ खड़े हुए। अब B-2 बॉम्बर विमान शिकागो से महज 8 मिनट की दूरी पर था। डेविस ने तुरंत फैसला लिया, केट को किसी भी हाल में एक चालू रेडियो ढूंढकर रसेल से संपर्क करना होगा ताकि बमबारी रोकी जा सके। वहीं डेविस और जॉर्ज मिलकर लिजी और राल्फ का सामना करेंगे। पास ही खड़ी एक मिलिट्री जीप से डेविस को भारी गोला बारूद और गन मिल गई। तभी जॉर्ज ने लिजी पर धावा बोल दिया, लेकिन अचानक राल्फ ने उस पर पलटवार किया। लड़ाई के बीच राल्फ के शरीर से चमगादड़ जैसे विशाल पंख निकल आए और वह हवा में उड़ने लगा। मौका देखकर डेविस ने राल्फ पर ग्रेनेड दागा, जिससे तिल मिलाकर राल्फ सीधे डेविस की ओर झपटा। लेकिन तभी पीछे से विशालकाय लिजी ने राल्फ को दबोच लिया। वे दोनों दैत्य आपस में ही भिड़ गए और एक खूनी जंग के बाद लिजी ने राल्फ का काम तमाम कर दिया। इधर केट को रसेल मिल चुका था। उसने रसेल को बताया कि एंटीडोट काम कर गया है और डेविस, जॉर्ज शहर के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर्नल को किसी भी कीमत पर एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। लिजी के सामने डेविस और जॉर्ज की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। लिजी इतनी विशाल थी कि उसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। डेविस अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन लिजी ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि लिजी के खौफनाक जबड़े डेविस को निगलते जॉर्ज कहर बनकर उस पर टूट पड़ा। उसने नुकीले सरिये से लिजी के सिर पर लगातार घातक वार करना शुरू कर दिया। उधर एयरफोर्स बेस पर कर्नल ब्लैक एक गहरे धर्म संकट में फंसे थे। उन्हें खबर मिली कि टारगेट जोन में अब भी हजारों मासूम लोग फंसे हैं, लेकिन उन राक्षसों को रोकना भी जरूरी था। इसी बीच शिकागो की सड़कों पर लिजी ने जॉर्ज के पैर को अपने खौफनाक जबड़ों में जकड़ लिया था। डेविस ने फुर्ती दिखाई और विस्फोटकों का पूरा जखीरा लिजी के कान के छेद में झोंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और लिजी शांत पड़ गई। डेविस को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल लिजी फिर से गरज उठी और अपनी भारी भरकम पूंछ का प्रहार सीधे डेविस पर किया। डेविस को बचाने की कोशिश में जॉर्ज बुरी तरह घायल हो गया। लोहे की एक नुकीली पाइप उसके सीने के आर पार हो गई। डेविस ने लिजी का ध्यान भटकाने के लिए पास ही पड़ी एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर की गन से उस पर फायरिंग शुरू कर दी और मिसाइलें
उतार दी, लेकिन लिजी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वह पूरे हेलीकॉप्टर को ही चबा गई। जैसे ही लिजी ने डेविस को निगलने के लिए अपना मुंह खोला, जॉर्ज अपनी आखिरी ताकत बटोरकर हवा में उछला और वही लोहे का सरिया लिजी की आंखों के रास्ते उसके दिमाग में उतार दिया। वह दैत्य ढेर हो गया। मामला काबू में देख कर्नल ने आखिरी सेकंड में मिशन अबॉर्ट का आदेश दिया और बॉम्बर विमान वापस मुड़ गए। लेकिन जीत की खुशी मातम में बदल गई जब जॉर्ज निढाल होकर गिर पड़ा। डेविस उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन जॉर्ज की आंखें बंद हो चुकी थी। डेविस रोने लगा और केट की आंखें भी नम हो गईं। तभी अचानक जॉर्ज ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और अपनी चिर परिचित अंदाज में डेविस का मजाक उड़ाने लगा। वह बस मरने का नाटक कर रहा था। डेविस ने अपनी हंसी और आंसू छुपाते हुए कहा, मैं रो नहीं रहा था, मेरी आंखों में धूल चली गई थी, इसलिए पानी आ गया था। इस प्रकार एक सच्ची दोस्ती की जीत हुई।